नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। मैं सहायक आचार्य अनुपम। आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल ईयर की स्टूडेंट के लिए है और पृथ्वीराज रासो जो हमारा विषय चल रहा था और उस पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसकी प्रामाणिकता का, उसकी चर्चा हम पिछले कुछ व्याख्यान में कर रहे थे और आज उसको समाप्त करके हम पृथ्वीराज रासो पर एक जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसका काव्य सौंदर्य, उस पर भी बात करेंगे। तो पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर जो सवाल उठता है उसमें चौथा जो बिंदु है वह यह है कि क्या चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो का मित्र, साथी या उसी समय हुआ था या नहीं हुआ था। क्या पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद बरदाई, या वो पृथ्वीराज चौहान का सचमुच दोस्त था, या उसी समय हुआ नहीं हुआ था। इसी को लेकर जो है सवाल उठता है और उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई लोग, अब जैसा कि बताया कि चूँकि बहुत पुरानी बातें हो जाती हैं और बहुत लोग उसमें जोड़ घट देते हैं तो कई किंवदंतियाँ भी जन्म ले जाती है और कई सच भी उसमें होते हैं। कई बार सच किंवदंतियाँ बन जाते हैं और किंवदंतियाँ सच बन जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों का जन्म भी एक दिन हुआ था और दोनों का जो मरण भी है वह एक दिन ही हुआ था। हाँ, इतना अवश्य है कि दोनों बहुत गहरे मित्र थे, इसमें तो कोई दोहराए की बात नहीं है। और चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे राजकवि के रूप में। ये इसका तो हम बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि बाद के जो पृथ्वीराज रासो का जो हमें अंश मिलता है उसमें कितना चंद बरदाई का है और कितना जो है किसी दूसरे कवियों का जोड़ा हुआ है। जैसे एक और बात कही जाती है कि चंद बरदाई जो है वो अपना रासो पूरा नहीं कर पाए थे तो उनके जो पुत्र थे जलहन, उनको उन्होंने अधूरा कार्य जो है पूरा करने के लिए कहा था और अपनी किताब उनको सौंपी थी कि भाई जो जलन है तू इस जो है पृथ्वीराज रासो को पूरा करेगा। और चंद बरदाई थोड़े उग्र स्वभाव के भी थे तो उनको चंद भी कहा जाता था उनके स्वभाव के कारण। कई लोग कई तरह के, कोई बलदाई भी कहते थे, कोई वरदाई भी कहते थे, कोई समझते थे वर देने वाला। वो तमाम तरह की बातें जो है उसमें थी। और वो भी आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज और चंद दोनों को ही गौरी जो है पकड़कर अफ़गानिस्तान ले गया था और वहीं पर जो है जो चंद था उसने अपनी कविता के द्वारा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का माना जाता है कि वो शब्द बाण चलाने में बड़े माहिर थे, तो उसने जो है अपनी कविता के द्वारा बता दिया कि इतनी दूरी पर जो है गौरी बैठा है और जो है वो उन्होंने जो है उसको बाण से मार गिराया था। तो ये जो बातें आती है तो इसमें इतिहास अगर हम खोजने जाएंगे तो अलग चीज़ मिलेगी, क्योंकि इतिहास के अनुसार जो है गौरी और उसकी मृत्यु जो है वो हिसार में होती है, इस तरफ होती है, वो वहाँ नहीं मारा जाता उनके हाथों से। लेकिन अब जो कविता में है उसी की हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, चंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था और निसंदेह उससे उनका परिचय था और उसने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की। अब इस प्रामाणिकता के प्रश्न पे अगर हम निष्कर्ष की ओर जाएं, मान लीजिए प्रश्न ऐसा पूछता है कि पृथ्वीराज रासो को आप अपनी दृष्टि दीजिए प्रामाणिकता और उस हिसाब से, तो हमें ये निष्कर्ष में ये कहना है कि भाई केवल अनैतिहासिक घटनाओं के समावेश से हम चंद बरदाई को वंचित नहीं कर सकते पृथ्वीराज रासो के राइटर होने से। और मूलतः जो है पृथ्वीराज रासो जो है वह एक काव्य ग्रंथ है, हिस्ट्री नहीं है वो। तो हम उसको हिस्ट्री के दृष्टिकोण से ना देखें, एक कविता के दृष्टिकोण से देखें। और जब जायसी के पद्मावत में इतनी अनैतिहासिक बातें लिखी हुई है, जब उसकी कोई चर्चा नहीं करता, उसको कोई जाली ग्रंथ नहीं कहता, उसमें कोई सवाल खड़े नहीं करता, तो फिर पृथ्वीराज रासो पर ही इतने सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्यों उसको जो है वो
ऐसा बार बार इस लड़ाई इस द्वंद्व में खींचा जा रहा है, ये जो है बड़ा एक रोचक सवाल है। हाँ, हम ये ज़रूर स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज रासो में शेपक कहते हैं, कोई मूल रचना में किसी दूसरे कवि के द्वारा अपनी काव्य पंक्तियाँ जोड़ दी जाती है और बाद में कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद उसको हम मानने लग जाते हैं कि ये मूल कवि की रचना होगी। ऐसा बहुत साहित्य की दुनिया में हुआ है कि किसी भी, आज भी आप देखते हैं कि कबीर ने भजन पता नहीं लिखे कि नहीं लिखे, लेकिन हर व्यक्ति जो है कि कहे कबीरा, और ये कबीरा, और फिल्म वालों ने भी कबीरा नाम लेकर कई गाने ही बना डाले। तो ये सब सेपक होते हैं कि मूल कवि ने तो पता नहीं क्या कहा होगा, लेकिन हमने जो है जोड़ घाट छाँट पाट के अपने नाम से बड़े कवि का नाम जोड़कर जो है, जैसे कि आप अभी आजकल आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप देखते होंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो है गालिब के नाम पर और कभी खुसरो के नाम पर और कभी हरिवंश राय बच्चन के नाम पर कोई भी व्यक्ति कैसी भी कविता लिखकर गुलजार की कह के या गालिब की कह के अपनी जो है लगा देता है कि भाई ये जो है ये इनकी कविता है और ये कवि कहते हैं। तो यही समझ लीजिए शेपक एक इस तरह का ही होता था। तो शेपक से हम हमारा इनकार नहीं है कि हाँ, मूल पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया वो अलग तरह का रहा होगा और बाद में लोगों ने जोड़ते घटाते बढ़ाते, लेकिन ये पृथ्वीराज रासो काव्य की दृष्टि से अद्भुत ग्रंथ है और उसमें काफ़ी इतिहास की भी बातें हैं और काफ़ी बातें जो है कल्पना की भी है। तो केवल उस आधार पर हम इसको जो है खारिज नहीं कर सकते। तो ये आपका जो है उसमें उत्तर होना चाहिए। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि अगर पृथ्वीराज रासो पे कोई एक सवाल परीक्षक बार बार पूछता है तो वो उसका यही है, प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न। हमने लगभग 3 या 4 वीडियो में इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की है और आप भी इसको और पुस्तकों से और कहीं पढ़कर आप भी और देखिएगा और भी इसमें आप कुछ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये विषय जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता वाला आज पूरा होता है। और जिस विषय की जो आप स्क्रीन पे देखेंगे टाइटल, यानी दूसरा बड़ा सवाल जो है वह बनता है पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य। तो वो जो है एक महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार परीक्षक जो है आसान सवाल देने के लिए हर कवि के बारे में ये पूछ लेता है कि उसके काव्य सौंदर्य के बारे में बात कीजिए या उस कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए या पृथ्वीराज रासो की काव्य की विशिष्टता बताइए, काव्य सौष्ठव बताइए। तो ये कैसे भी सवाल हो वो उसका पूछने का तरीका है घुमा फिरा कर। मूल बात यह है कि पृथ्वीराज रासो का जो है काव्यगत विशेषता या काव्य सौंदर्य क्या है। तो किसी भी कविता को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ते हुए उसमें से बातें निकल के आती है। कोई कविता भक्ति पर आधारित होती है तो कोई श्रृंगार पर होती है तो कोई वीर रस की होती है, कोई महान चरित्र नायक पर होती है तो कोई साधारण मनुष्य पे होती है। किसी का जो है काव्य वो किसी महिला पर आधारित होता है तो किसी का जो है एक साधारण किसान पर आधारित होता है तो किसी का झांसी की रानी पर आधारित होता है। तो को कैसा भी हो नायक और उस तरह से, तो वो जो तमाम जिस पर काव्य लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वो उसका काव्य सौंदर्य कहलाता है। तो पृथ्वीराज रासो की जब हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो उसका पहला बिंदु जो है वह आता है युद्धों का सजीव चित्रण। ये चूँकि आप जानते हैं आदिकाल को शुक्ल जी ने नाम भी वीरगाथा काल दिया था, यानी वीरों की गाथाओं का काल। और आदिकाल की दोनों सबसे बड़ी प्रवृत्तियां जो मानी जाती है वह है वीर रस का चित्रण, रासो काव्य की रचना, और दूसरा जो है श्रृंगार चित्रण। तो ये पृथ्वीराज रासो में भी है। यही दो सबसे बड़ी विशेषताएं पृथ्वीराज रासो में भी है। पृथ्वीराज रासो में भी पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है युद्ध चित्रांकन, यानी युद्ध का वर्णन। चूँकि चंद बरदई खुद भी योद्धा थे और उस समय जो है युद्ध में सभी लोग जाते थे। ऐसा तो था नहीं कि भाई जो पॉलिसी मेकर हैं या जो लोग हैं वो तो घर पे बैठे हैं और युद्ध लड़ने कोई दूसरा ही जा रहा है।
उस समय तो राजा खुद ही जो है युद्ध के लिए स्वयं आगे चलता था। तो पृथ्वीराज के साथ चंद भी है, कभी भी साथ ही चलते थे, वो भी उतने ही पारंगत होते रहे लड़ने में जितना एक कोई योद्धा होता था, कभी भी तलवार चलाना जानता था। तो जब ऐसे कवि कविता करते हैं युद्ध की, तो वो सजीव हो उठती है, तब वो हमको काल्पनिक नहीं लगती है। हाँ, वो आंखों में वहाँ खड़ा है युद्ध भूमि में कवि। तो वही पृथ्वीराज रासो के चित्रण में भी है। वहाँ युद्ध का जो वर्णन है वो बड़ा सजीव है। और क्योंकि चंद बरदाई खुद साथ थे, उन्होंने खुद ने अपनी आंखों से उन युद्धों को देखा था, वो किसी सुने सुनाई बातों पर कविता नहीं लिख रहे थे। इसलिए पृथ्वीराज रासो में युद्धों का बड़ा ही सजीव और विभत्स और हर तरह का जो है वर्णन हुआ है। और यह जो है युद्ध का वर्णन कई तरह से होता है, जैसे कि सेना की सज्जा का वर्णन है कि सेना कैसे रवाना हो रही है, कैसे गठित होती है, कैसे चल रही, सेना किस तरह से मूव करती है सेना। तो युद्ध में जो सेना जा रही है उसकी सज्जा का भी वर्णन है। तो दो स्थानों पर युद्ध का सजीव वर्णन भी है। पहला है पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध, यानी जब पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध होता है संयोगिता को लेकर, तब कवि ने जो है युद्ध का वर्णन किया है। और दूसरा है शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध है उसका वर्णन, उसका भी बड़ा सजीव वर्णन जो है चंद बरदाई ने अपने इस काव्य ग्रंथ में किया है। और ये जो है पृथ्वीराज रासो की पहली काव्यगत विशेषता या काव्य सौंदर्य की पहली विशेषता है कि उसमें युद्धों का जो है बड़ा सजीव वर्णन है। दूसरी प्रमुख विशेषता, जैसे कि मैंने पहले कहा, पूरे आदिकाल में वीर रस का चित्रण और जो है श्रृंगार रस का चित्रण, ये दो सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। चूँकि युद्ध का कारण जो है प्राय स्त्री होती थी और उसका सौंदर्य होता था, तो दूसरा जो प्रमुख कारण है वो जो है प्रमुख विशेषता वो है श्रृंगार रस का चित्रण। पृथ्वीराज रासो में 3 उसकी रानियां हैं, शशिव्रता, संयोगिता और पद्मावती। और इन तीनों के साथ पृथ्वीराज रासो के जो स्नेह संबंध हैं, जो उनका प्रेम है, उसका कवि ने जो है विस्तार से वर्णन किया है। और निसंदेह संयोग श्रृंगार का जो है इसमें ज़्यादा वर्णन हुआ है। वियोग पक्ष का भी वर्णन है। और जो एक सोतिया डाह जिसको हम कहते हैं कि जब एक स्त्री पहले से मौजूद होती है और उस ज़माने में जो नायक होते थे वह उसी की मौजूदगी के रहते दूसरी स्त्री को भी ले आते थे और फिर तीसरी, और तो वो भी है उसमें, वो भी उसमें चित्रण है। लेकिन मूल रूप से जो है श्रृंगार के संयोग पक्ष का चित्रण है। और फिर जो है वियोग पक्ष का भी उसके अंदर चित्रण किया गया है। और पृथ्वीराज रासो शशिव्रता का भी है, पृथ्वीराज रासो संयोगिता का भी है, और पृथ्वीराज रासो पद्मावती के भी जो है श्रृंगार के चित्र जो है इसमें उकेरे गए हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो जो नक्सिक वर्णन होता है, यानी जो नायिका होती है उसके नख से सिक तक का वर्णन, वो भी एक तरह से पृथ्वीराज रासो में किया गया है। यानी संयोगिता है या और जो नायिकाएं हैं उनका नक्सिक वर्णन जो है उसमें किया गया है। इसमें एक और है सरस्वती का भी सिखनक वर्णन जो है वो किया गया है। वो आराध्य के रूप में, एक आराधक के रूप में, एक जो पूजा करने वाला होता है वो कैसे उनके सौंदर्य का वर्णन करता है, तो वह जो है वह भी उसमें किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये इसकी तीसरी विशेषता है पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य की, सौंदर्य चित्रण। पहली हो गई युद्ध चित्रांकन, दूसरी हो गई श्रृंगार रस, और तीसरी जो है सौंदर्य चित्रण, जिसमें विभिन्न नायिकाओं का जो है वह सौंदर्य चित्रण किया गया है। तो इस तरह से ये 3 विशेषताओं की चर्चा हम आज करते हैं। और बची हुई जो 3-4 विशेषताएं हैं जो काव्य सौंदर्य के विभिन्न पहलू हैं, उनका बात जो है उनका विश्लेषण हम आगामी जो है व्याख्यान में करेंगे।
तो आप ये दोनों बड़े सवाल, पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता का सवाल, इसको 4-5 प्रश्न में आप तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य का प्रश्न, इसको भी आप 4-5 प्रश्नों में कीजिएगा, ताकि छोटा बड़ा 2 नंबर का कैसा भी प्रश्न आए आप उसको आराम से कर लेंगे। तो आगे की कक्षाओं में अपन और इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।